हेलो एवरीवन। नमस्कार, मैं मुकेश कटारे, अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत। दोस्तों, पिछले कुछ लेक्चरों में आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताई जा रही है, सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, अलग अलग टॉपिक कैसे पढ़ना चाहिए ये बता रहे हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आप सिविल सर्विस में सक्सेस चाहते हो तो। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि हमें क्या पढ़ना है, कौन सी बुक से कौन कौन से टॉपिक आने की संभावना है, तब तक आपकी जो मेहनत है वो रिजल्ट में परिवर्तित नहीं हो सकती। आज मैं आपको बताऊंगा जियोग्राफी यानी भूगोल में हमें किस लेवल की तैयारी करनी है। जो हम टॉपिक पढ़ते हैं वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना कैसी है। तो पहले हम लास्ट ईयर 2019 का जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर था प्रीलिम्स का, और 2018, इन दोनों का एक सरसरी तौर पर ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं कि देखें उसमें क्वेश्चन किस लेवल के थे। राइट। तो 2019 पिछली बार जो पेपर आया था, मैं भारत के भूगोल के संदर्भ में बात करूंगा, मध्य प्रदेश संबंधित भूगोल के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। उसको एमपी के टॉपिक में बताएंगे कि एमपी में किस प्रकार के किस लेवल के क्वेश्चन आते। राइट। भूगोल की किताब जो है मैं प्रेफर करता हूँ, अगर आप प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों को लेकर जाना चाहते हो तो महेश वर्णवाल को ले लो। जो टॉपिक नहीं मिलते हैं उनके लिए फिर हम दूसरी बुक का एड ऑन कर सकते हैं, एनसीईआरटी भी ले सकते हैं, अन्य बुक भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन आया था 2019 में, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। राइट। बहुत ही कठिन प्रश्न लगा था अधिकांश स्टूडेंट को कि ये कहाँ से आ गया। ठीक है। इसके बाद नीचे आप देखोगे इसमें पूछा जा रहा है, ये जोड़ियां बनाने के लिए दी गई थी, कालाहांडी, जावर, कोलार, मोसावली, यानी यहाँ पर जो खनिज निकाले जाते हैं उनके संबंध में। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखो, ये पेयर बनाने के लिए दिए गए थे, मोकाम्बिका, डालमा, नैयर, कोटीगांव, है ना। ये नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखो, स्वर्णिम चतुर्भुज, पूर्व पश्चिम गलियारा, ये कहाँ जोड़ता है, यानी जो सड़कें बनाई गई थी तो उसका मीटिंग पॉइंट को लेकर के। ये भारत के भूगोल संबंधित ये प्रश्न पिछली बार आए। एक जो कॉमन सी चीज देखने को मिली है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी नेशनल हाईवे से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता रहता है। मध्य प्रदेश में भी पूछते हैं और इंडियन ज्योग्राफी में भी पूछते हैं, यानी इसे हम आर्थिक भूगोल के नाम से जानते हैं, तो वो जरूर हमें तैयार करना चाहिए। एक और इसमें ज्योग्राफी का क्वेश्चन रख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस का योगदान है। इसको हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, इसको एनवायरमेंट के अंदर में भी पढ़ते हैं। राइट। तो वहाँ दोनों जगह ये आ जाता है। इतने क्वेश्चन तो 2019 लास्ट ईयर के पेपर में थे जो जियोग्राफी संबंधित है। एमपी के क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया। एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर ये जोड़ियां बनाने को दी गई थी कि बाढ़, भूकंप, सूखा और सुनामी सामने ये कौन से रीजन की विशेषता। ये फिजिकल जियोग्राफी हो जाता है। इसके बाद यहाँ फिर जो कुछ ऐसे स्थान पूछे थे जो किसी दूसरे से संबंधित है, इसको भी हम जनरली इसको हम फैक्चुअल जियोग्राफी कह सकते हैं, कुछ फैक्ट। और एक क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत अपने पड़ोसी देशों से जो सीमाएं हैं घटते हुए क्रम में, तो काफ़ी क्वेश्चन थे भारत के भूगोल से। और अगर भूगोल छोड़ देते हो तो स्पष्ट है कि आपके सिलेक्शन पर कितना प्रभाव पड़ता है। 2018 का पेपर भी देख लें। 2018 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, जिसमें हम भारत के भूगोल को लेंगे। जैसे भारत का पहला जैविक खेती वाला आधारित राज्य, इसको हम जियोग्राफी भी पढ़ते हैं और ये करंट का भी हो जाता है। राइट। इसके बाद इनमें से कौन सा डेजर्ट है, ये पूछा गया था, ये 4 यहाँ पर दिए गए। इसके बाद अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं भारत के भूगोल से संबंधित। भूगोल के क्वेश्चन का लेवल समझ में आता है कि क्वेश्चन अच्छे एक लेवल पर, एक स्टैंडर्ड पर पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सामान्य सा पढ़ करके हमें काम चल जाए। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन पूछा था, पढ़ते क्या है हम, सबसे बड़ा नदी बेसिन अगर पढ़ें तो, है ना। फिर ये फैक्चुअल है, भारत की सबसे लंबी नदी, पाक जलडमरू मध्य क्या होता है, जो श्रीलंका के बीच एडम ब्रिज आता है। उसके बाद भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी के बारे में पूछा गया। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, ये फिजिकल जियोग्राफी संबंधित क्वेश्चन था। भारत का कौन सा राज्य ज़्यादा से ज़्यादा सीमाओं को टच करता है। फिर भूगोल, एमपी के भूगोल में जैसे कान्हा राष्ट्रीय पार्क, ये भी हम भूगोल का क्वेश्चन एमपी का समझ लेते हैं। फिर मध्य प्रदेश के संबंध में भूगोल का कि 80 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है उसके पास में कौन सा स्टेट स्थान आता है, उसके बारे में। अगले कुछ क्वेश्चन,
और जल्दी से देख लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे कि हमें, जैसे मध्य प्रदेश के क्वेश्चन यहाँ पर कि कौन सा भ्रंश घाटी नहीं है, रिफ्ट वैली नहीं है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, ये एमपी का जियोग्राफी है। तो ओवरऑल अगर हम दोनों को मिला लें तो लगभग 20 क्वेश्चन तक हो जाते हैं। चंबल नदी, मलाज खंड, ये एमपी रिलेटेड क्वेश्चन। कौन सा जिला गुजरात राजस्थान की सीमाओं को छूता है, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, इसके रिगार्डिंग। तो एक आप आधार बना सकते हैं अपने पढ़ने के लिए महेश बर्णवाल से। कुछ लोग पूछते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना ठीक रहेगा। एनसीईआरटी एमपीपीएससी के लेवल पर आप उसको लेकर के अगर स्टार्ट करते हैं तो वो मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि एमपीपीएससी के लिए एनसीईआरटी उतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है जितना कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा कंसाइज करके बना दिया। वे टॉपिक जो नहीं मिलते हैं उनके लिए हम जरूर दे सकते हैं। तो ये 2 साल का मैंने आपके सामने एक पेपर रखा। अब हम बात करते हैं जियोग्राफी कि जियोग्राफी की तैयारी कैसे करेंगे, अगर हम पढ़ते हैं तो कौन कौन से टॉपिक से संभावना। 2 साल का मैंने ऑब्जर्वेशन करा है। आप इसी प्रकार से कम 3-4 साल के भूगोल के जो क्वेश्चन हैं उनको निकाल सकते हो। सिलेबस में बदलाव होने के बाद भी इसमें वही लेवल रहेगा जो पहले आता रहा है, प्रीलिम्स लेवल पर, है ना। मुख्य परीक्षा का थोड़ा सा बदलाव है, केस स्टडी, डिजास्टर मैनेजमेंट वाली, उनको हटा दिया गया है। तो पहले हम वर्ल्ड जियोग्राफी की बात कर लेते हैं कि अगर हम विश्व का भूगोल पढ़ते हैं तो वो कौन कौन से टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो वर्ल्ड जियोग्राफी में हम फिजिकल जियोग्राफी भी रख लें, जिसे हम भौतिक भूगोल कहते हैं। तो भौतिक भूगोल में पृथ्वी की उत्पत्ति, यानी ब्रह्मांड जब बना था, बिग बैंग थ्योरी, अदर जो थ्योरी दी गई है उनके बारे में, राइट। पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाती है, इसके लिए जो सिद्धांत आते हैं, चाहे वो कांट की थ्योरी हो, चाहे यहाँ पर गैसियस जो बिग बैंग थ्योरी सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है वो। देन उसके बाद फिर हमारा सोलर सिस्टम, इसको अच्छे से पता होना चाहिए। सोलर सिस्टम में सिर्फ सूर्य और उसके ग्रह नहीं, उसके जो उपग्रह होते हैं उनके बारे में भी जानकारी, उपग्रह से फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे बड़ा उपग्रह हमारे सैटेलाइट का कौन सा है, हमारे सोलर सिस्टम का कौन सा है, मंगल के कितने उपग्रह होते हैं, किस प्लेनेट के सबसे ज़्यादा उपग्रह खोजे जा चुके हैं, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर। देन चंद्रमा, ये पृथ्वी का है तो चंद्रमा के संबंध में सुपर मून, ब्लू मून क्या होता है, ठीक, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सारी बातें। इसी में उच्छल तारे क्या होते हैं, कॉमेट्स, ये हमें पता होना चाहिए, है ना। मंदाकिनी गैलेक्सी के बारे में भी पूछ लिया जाता है, गैलेक्सी का आकार कैसा है, हमारे पास में कौन सी गैलेक्सी है, राइट। धूमकेतु, उनके बारे में, धूमकेतु उच्छल तारा की बात होती है। मेटियोर्स यानी उल्का पिंड के बारे में पूछा जा सकता है। ये चीज़ें हमें कर लेना चाहिए। प्लेनेट की विशेषता है, कौन सा पूर्व से पश्चिम घूमता है, कौन सा पश्चिम से पूर्व घूमता है, ठीक, कितना समय लेता है, कौन सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है, कितना झुका हुआ है अपनी दूरी पर, है ना, सबसे इंक्लाइंड प्लेनेट कौन सा होता है, प्लूटो को प्लेनेट क्यों नहीं मानते हैं, डार्क प्लेनेट कितने होते हैं, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन, राइट। जब आप सूर्य के बारे में पढ़ते हैं तो फोटोस्फीयर, कोरोना, उस पर चलने वाले सोलर प्लेस, उसका टेम्परेचर, ये चीज़ें ये आवश्यक है फिजिकल जियोग्राफी के संदर्भ में। फिर इनका ऑर्डर होता है, घटता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, ये भी आपको कर लेना चाहिए, इनसे क्वेश्चन आने की संभावना होती है, राइट। इसके बाद जब ये ग्रहों वाला सिस्टम समाप्त हो जाता है तो फिजिकल जियोग्राफी में अब हमें फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, यानी जो पृथ्वी, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की जो संरचना है उसके रिगार्डिंग भी चीज़ें तैयार करना चाहिए। ये तो मुख्य परीक्षा में भी दिया हुआ है, तो आपको दोनों तरीके से हेल्प करेगा। इसके लिए आर्टिफिशियल सोर्सेस और कुछ नेचुरल सोर्सेस यानी भूकंप और ज्वालामुखी का रेफरेंस लेते हैं। आर्टिफिशियल सोर्सेस में तापमान, घनत्व, दाब, इन चीज़ों को लेकर के बात आती है। अब आंतरिक संरचना में कई प्रकार की थ्योरी आपको मिलेंगी। एक ये थ्योरी मिलती है सियाल, सीमा, निफे वाली, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। हालांकि ये थ्योरी अब उतनी वैलिड नहीं रही, लेकिन लोक सेवा आयोग में प्रश्न आ सकते हैं। फिर इसी के साथ इसमें एक थ्योरी आती है ना, जिसमें ऊपर वाली सतह को हम क्रस्ट कहते हैं। देन उसके बाद मेंटल आ जाता है, कोर आ जाता है, तो इनकी प्रॉपर्टीज,
इसमें डिसकंटिन्यूटी को लेकर के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे रैपिड डिसकंटिन्यूटी हुई, मोहो हुई, तो इस प्रकार की चीज़ें। ठीक है। इसके बाद जब आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ते हैं तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ये भी आवश्यक हो जाता है। ठीक, तो महाद्वीपीय यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसके द्वारा दी गई? एक पेन जो महाद्वीप था पेंजिया, वो दो भागों में बट गया, एक ऊपर की ओर जाता है, एक नीचे की ओर जाता है। इसी में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसको भी पढ़ लेना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। राइट, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बता देंगे। जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना कंप्लीट हो जाती है फिर आपको चट्टानों के बारे में पता होना चाहिए। चट्टान, रॉक जिन्हें कहते हैं, 3 प्रकार की चट्टानें हैं। आग्नेय के बारे में, उसके बाद अवसादी के बारे में, सेडिमेंट्री, देन मेटामॉर्फिक जिसे हम रूपांतरित कहते हैं। कैसे बनती हैं, क्या इनकी विशेषताएं होती है, कौन सी हार्डेस्ट है, किस में फॉसिल्स पाए जाते हैं, किस में लेयर पाई जाती हैं, इसके रिगार्डिंग। और स्पेसिफिकली इग्नियस जो रॉक है वो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकोलिथ, पैथोलिथ, बैथोलिथ, उनको जरूर पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। राइट, और चट्टानों के साथ साथ जब हम पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ज्वालामुखी और भूकंप इनका रेफरेंस लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में। तो ज्वालामुखी पढ़ लो, वॉल्केनो टाइप कितने प्रकार के होते हैं, इससे निकलने वाला जो मैग्मा है, एसिडिक, बेसिक, इससे अन्य जो पदार्थ निकलते हैं, जो लैंड फॉर्म्स बनता है यानी कॉल्डेरा बनता है, झीलें बनती हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रीलिम्स प्लस मुख्य परीक्षा दोनों के लिए काम आएगा। और इसी प्रकार से अर्थक्वेक वाला टॉपिक भी आपको तैयार कर लेना है। 3 प्रकार की वेव होती है। भूकंप जहां आता है, जिस पॉइंट पर उसे फोकस, सबसे पहले कहाँ इसको महसूस करते हैं, PSL वेव्स की प्रॉपर्टीज, और पूरे विश्व में भूकंप का वितरण, भारत में भूकंप कौन कौन से जोन में आने की संभावना है, ये इनको मापने के लिए कौन सी स्केल बनाई गई है, रिक्टर स्केल बनाई गई, मर्केली स्केल बनाई गई, वो प्रॉपर्टीज देख लेना चाहिए। भूकंप पढ़ोगे तो फिर सुनामी, इसको भी, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो सुनामी ये भी देख लेना। राइट, तो भूकंप हो गया, चट्टानें हो गई। देन फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत ही अब आपको पढ़ना होता है क्या, जलवायु, है ना। जलवायु के अंतर्गत हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे, तो इसमें हम वायुमंडल ले लें, एटमॉस्फेयर। वायुमंडल क्या होता है, इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 प्रकार से डिवाइड किया जाता है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। उन सभी के अपने अपने गुण, कि कितनी ऊंचाई पर है, क्या ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है कि घटता है, वो प्रॉपर्टीज मस्ट हो जाती है, उनको ज़रूर करना पड़ेगा। उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन मुख्य परीक्षा में भी आ सकता है। जब वायुमंडल पढ़ेंगे तो वायुमंडलीय दाब, ये भी फिजिकल ज्योग्राफी है, इसको भी नहीं छोड़ सकते हैं। वायुमंडलीय दाब में पृथ्वी में 7 प्रकार के दाब बनते हैं ना। ग्लोब पर जब हम पृथ्वी को गोलाकार मान लें, मेरी पृथ्वी ठीक से गोलाकार नहीं बन पाती है, इक्वेटर होगा, पोलर जोन होगा, फिर इस पर टेम्परेट जोन होगा, तो ऐसे करके इसके बारे में जानकारी होना मस्ट है। जलवायु हो गया, ये वायुमंडल हो गया, वायुमंडलीय दाब हो गया, तो इसी में फिर अगला टॉपिक आ जाता है जिसे हम पवन कहते हैं, विंड। विंड के बारे में सारी जानकारी। 3 प्रकार की पवनें होती हैं, एक स्थायी पवनें जिन्हें हम कहते हैं परमानेंट विंड्स, उनके बारे में। उसके बाद फिर मौसमी, सीजनल विंड, इनके भी 3 प्रकार होते हैं, और स्थानीय पवनें, लोकल विंड होती हैं, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आप अच्छे से इसको तैयार कर लें। राइट, जलवायु के अंतर्गत ही फिर हम और क्या चीज़ें देखते हैं, तो प्रेसिपिटेशन, वर्षण, वर्षा के प्रकार, है ना, कैसे संघनन होता है, ओले गिरते हैं, है ना, ऑरोग्राफिक रेन क्या होता है, साइक्लोनिक रेन क्या होता है, इस प्रकार की ये वर्षा से संबंधित। यहीं पर कुछ टर्म आ जाते हैं ह्यूमिडिटी रिलेटेड, वो हमें पता होना चाहिए, विशिष्ट आर्द्रता क्या होती है। और विश्व में जलवायु का जो वर्गीकरण है कोपेन ने किया था, लेकिन उसको करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुख्य परीक्षा में ज़रूर वो बड़े काम की चीज़ है ना। उन्होंने BAAMW ऐसे करके बांट रखा है, तो उसको अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। प्रीलिम्स में तो उससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ठीक,
ये जलवायु वाला ये पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद फिर फिजिकल ज्योग्राफी, यानी या हम इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेवल पर बात करें तो जो महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों से संबंधित कुछ विशेषताएं, जैसे बड़े से छोटे क्रम के रूप में महाद्वीपों के मेन पॉइंट। फिर हम ओशनिक यानी फिजिकल जियोग्राफी में महासागर के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे, कुल कितने महासागर हैं, अलग अलग महासागर की कुछ विशेषताएं, जनरली उनका सबसे गहरा स्थान कौन सा होता है, महासागरीय जो धाराएं होती हैं उनको लेकर के भी कभी कभी कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको भी हमें कर लेना चाहिए। महासागर में बनने वाले कुछ लैंड फॉर्म्स होते हैं, जैसे मिड ओशिनिक रिज होते हैं, वहाँ पर जो ज्वालामुखी पर्वत बन जाते हैं, ये भी आवश्यक हो जाता है। गर्म जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं, खासकर भारत के आसपास वाली, तो देख लेना चाहिए। ठीक है, ये हो जाता है। फिर फैक्चुअल आ जाते हैं, विश्व की प्रमुख झीलें, है ना। झीलों का मतलब फैक्चुअल से मतलब है सबसे ज़्यादा कहाँ है, खारे पानी की कौन सी है, इस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं। विश्व की प्रमुख नदियाँ, इनको देख सकते हैं। फिर वर्ल्ड लेवल पर ही हम विश्व में खनिजों का उत्पादन 8-10 खनिज वस्तु की, जैसे लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, चांदी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, इसी प्रकार से विश्व लेवल पर आप कृषि संबंधित बातें कर सकते हैं कि गेहूं का उत्पादन कहाँ ज़्यादा होता है, चावल का कहाँ होता है, रबर का कहाँ होता है। ये वन लाइन फैक्ट के रूप में आप कर सकते हैं, राइट। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। अब लौट के आएंगे हम इंडियन ज्योग्राफी पर, भारत के भूगोल में। तो भारत के भूगोल में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको आपको काफ़ी डिटेल में करना होता है, जैसे भारत का प्राकृतिक विभाजन, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, यानी भारत की जो पर्वत श्रृंखलाएं, भारत में जो मैदानी भाग है, भारत में जो तटीय क्षेत्र है, भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, इसमें हिमालय भी आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट भी आ जाएगा, ग्रेट हिमालय, फिर आउटर हिमालय, मध्य हिमालय, इन सब चीज़ों को, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का मैदान होता है, ये डिटेल में आपको कर लेना चाहिए। भारत के संदर्भ में पाई जाने वाली मिट्टियाँ, भारत के संदर्भ में पाई जाने वाली जो प्राकृतिक वनस्पति होती है, उससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। कितने भागों में इस प्राकृतिक नेचुरल वेजिटेशन को बांटा गया है। मृदा, वनस्पति, देन भारत में जलवायु, यानी भारत में जलवायु से मतलब है यहाँ की ऋतुएं, और स्पेसिफिकली मॉनसून के बारे में ये पता होना चाहिए। इनसे क्वेश्चन आते हैं। जब ये पता होगा, मृदा पता है, प्राकृतिक वनस्पति पता है, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाता है, वन्य जीव संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसके संबंध में एक्ट भी पूछा जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर भी पूछा जा सकता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट राइनोसेरस, ये कुछ आंदोलन, चिपको आंदोलन, ये पर्यावरण संबंधित बातें भी इसमें आ जाती हैं, है ना। बायोस्फीयर रिजर्व, उसके बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो प्रमुख पॉपुलर है, उनको भी आपको रटना ही पड़ेगा, कोई इसके आगे विकल्प नहीं बनता है। ठीक, फिर आते हैं भारत में खनिजों के बारे में। इसको यहाँ थोड़ा डिटेल में पढ़ा जाता है, वर्ल्ड लेवल पर हम उतना डिटेल नहीं करते हैं, बट भारत में करते हैं। खनिज क्या होते हैं, इनके टाइप्स, यानी मेटेलिक, इसके बाद नॉन मेटेलिक, मेटेलिक में भी आ जाते हैं ना, फेरस यानी कि लोह धात्विक खनिज, अलोह धात्विक खनिज, तो वो कहाँ पाए जाते हैं। इसको अगर आप पढ़ सकें तो दो तरीके से, एक है इनके रिजर्व और दूसरा आता है इनका प्रोडक्शन, के भंडार सबसे जहाँ है, उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, और मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका प्रयोग क्या करते हैं। इसी प्रकार से अगला टॉपिक आता है जो हमें डिटेल में पढ़ना होता है, कृषि, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के जो टाइप होते हैं वो मुख्य परीक्षा में आते हैं, कि जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, ड्राई फार्मिंग हो गई, रिले फार्मिंग हो गई, है ना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इसके साथ अब यहाँ फसलों के ऊपर बात करेंगे, तो रबी, खरीफ, जायद फसलों के साथ साथ वो गेहूँ, चावल, मक्का या मोटे अनाज, इनमें कहाँ उत्पादन में कौन प्रथम, दूसरा, इस टाइप के, मसाले, फल, फ्रूट, ये भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। कृषि से संबंधित फैक्चुअल में आती हैं जो अलग अलग क्रांतियाँ, ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन या राउंड रिवॉल्यूशन, लाल क्रांति, ये राइट, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो ये आपको कर लेना चाहिए। भारत के अब भूगोल के अंतर्गत जो पॉइंट आता है जिनसे क्वेश्चन आपने देखा होगा, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है संचार, सड़क हो, चाहे रेल हो, चाहे वो बड़े बंदरगाह हो, चाहे वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो, इसके बारे में, नेशनल हाईवे के बारे में क्वेश्चन आ जाता है।
अलग अलग प्रकार की जो ट्रेनें चलाई जाती हैं वो भी इसके अंतर्गत रख सकते हैं। इनसे मस्ट है। इसी में हम संचार को भी रख लेते हैं इकोनॉमिक भूगोल के अंतर्गत, तो संचार को भी आप पढ़ सकते हैं, राइट, ये ज़रूरी हो जाता है। देन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, उद्योग, यानी भारत में आर्थिक भूगोल में उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को लेकर, एल्यूमिनियम उद्योग को लेकर, कपड़ा उद्योग को लेकर, इस टाइप की चीज़ें मस्ट हो जाती हैं जो आपको करनी ही होती है, ठीक है। इसके साथ भारत में पाई जाती हैं जो जनजातियाँ, तो जनजातियों से ऐसा हो सकता है वो पूछ लें संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है। जैसे मध्य प्रदेश की ट्राइब्स आप पढ़ते हैं उसी प्रकार से भारत की ट्राइब्स को लेकर के भी ये जानकारी आपके पास होना चाहिए। फिर कुछ भूगोल में क्वेश्चन के हाइग्रोमीटर का उपयोग क्या करते हैं, हवा की गति को किससे मापते हैं, ऐसी चीज़ें भी आ सकती हैं। पावर यानी कि शक्ति के संसाधन, ऊर्जा, कहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए गए, इसके बारे में भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाता है। तो इन चीज़ों पर हमें मोस्ट एम्फेसिस, ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ यहाँ पर कि आप महेश वर्णवाल ले लें, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होती है, उसमें इंडियन ज्योग्राफी और भारत का भूगोल मिल जाता है। वे टॉपिक जिनको लेकर के कुछ मटेरियल इसमें नहीं मिलता है तो आप उसके लिए एनसीईआरटी का रेफरेंस ले सकते हैं। यूपीएससी उसके लिए एनसीईआरटी बेस बनाया जाता है, बट उनमें भी ऑप्शनल होता है, ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो, और ज्योग्राफी ऑप्शनल के रूप में हमें नहीं पढ़ना, हमको तो जनरल स्टडी के रूप में पढ़ना है, तो इसलिए ये अच्छी किताब है। फिर आप में से कई सारा स्टूडेंट पूछते हैं माजिद हुसैन सर की किताब कैसी है, ले सकते हो, बट ये ज़्यादा परफेक्ट है। वो क्या है, वो डीप नॉलेज के बेस से हो जाती है, ठीक। तो ऐसे करके ये चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं जो कि आसान है। और इन सब चीज़ों को कैसे पढ़ना होता है, मतलब इनका कंटेंट कहाँ से मिला, तो इसके लिए अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मेरी क्लासेस रहती है, रेगुलर रहती है। रेफरल कोड मुकेश लाइव यूज़ कर सकते हैं, मुकेश कटारी यूज़ कर सकते हैं, डिस्काउंट मिलता है इससे। इसमें फ्री टेस्ट सीरीज, उनका बेनिफिट आप ले सकते हैं। जो कोर्सेस अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें एथिक्स आ जाता है, शाम को 4 बजे क्लास रहती है। जियोग्राफी की भी क्लास ले रहा हूँ जो रात को 9 बजे रहती है। 15 जून से MPPSC पेपर 3 का जो कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा, उसकी टाइमिंग सुबह 10 बजे रहेगी। अनअकैडमी, इसमें मात्र 17 रुपये खर्च होता है पर डे का, इससे सस्ता आपको कहीं कंटेंट नहीं मिल सकता। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन चलता है, स्टडी फ्रॉम होम, EMI का ऑप्शन मिल जाता है, भारत के टॉप एजुकेटर की क्लास मिलती है। अनअकैडमी MPPSC की जो चैम्पियनशिप है उस चैम्पियनशिप में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें 2 पेपर हो चुके हैं, तीसरा 14 जून को होगा। इसका एनरोलमेंट करा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, राइट। अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए ऑप्शन में आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, इन कैटेगरी में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्रोसीड टू पे यहाँ नीचे लिखा मिलता है, यहाँ रेफरल कोड यूज करते हैं तो 10% आपको डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे 7,000 रुपये एक साल की फीस थी, वो घट करके 6,300 हो जाती है। 6 महीने का 5,600 था तो 5,040 हो जाता है। तो इन जगहों पर आप जा कर के अनअकैडमी प्लस पे जा कर के, वहाँ पर कि हम कैसे नोट्स ले पाएँ, कंटेंट नहीं है मेरे पास, तो वहाँ पर आप मेरी क्लास अटेंड कर सकते हैं, राइट। तो ये तैयारी में सबसे ज़रूरी होता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर वो नहीं है तो नहीं बन सकता। दूसरी बात, आप पूछते हैं कि किताब से पढ़ें, किताब से तो पढ़ा ही जाएगा लेकिन उसके नोट्स ज़रूर बनाओ। कुछ टॉपिक के नोट्स आप अपने हाथ से ज़रूर बनाइए, छोटे छोटे सिनॉप्सिस उनको ज़रूर कीजिए, बिना उसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि किताब बड़ी बड़ी मोटी किताबें होती हैं, एक बार पढ़ लोगे रिवाइज कैसे करोगे, एग्जाम टाइम में इतनी मोटी किताब का रिवीजन पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर आपने उसके छोटे सिनॉप्सिस बनाए हैं तो डेफिनेटली वो आपको सपोर्ट करता है, राइट। अगला लेक्चर फिर जल्दी लेके आएंगे जिसमें हम दूसरे टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे इसी तरीके से। सो होपफुली वीडियो लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आया है, कोई क्वेरी है तो कमेंट करके छोड़ दीजिए, अगले लेक्चर में उसे ले लिया जाएगा। थैंक यू सो मच।